I think I forgot to record. चलो हाँ, so here this way you are able to find ulta, means you know the back EMF, so you now find out कि armature voltage कितना होना चाहिए. Once you know this, you will find out alpha. So 172 should be the armature voltage, 163 is the back EMF. You put 172 here, 2 into Vmax will be always RMS value into root 2 upon pi cos alpha. तो इससे आपका alpha आ गया 29 degree. So when alpha is 29, the voltage will be 172. पिछले वाले प्रॉब्लम में alpha was 90 something. In the previous problem, alpha was 90 something. Okay, alpha was 90 something, and then the voltage was 80. ऐसा कुछ था. ठीक है. So ये जो numerical examples होते हैं, उससे आपको एक physical visualization मिलता है values का, ratings का, कि motors की normally speeds कितनी होती होगी, कितना HP होता होगा, क्या power rating होती होगी, है ना. ये सारी चीजें हमें उससे पता लगती हैं. तो दिस प्रॉब्लम उल्टा हम चले, हमारे पास क्या था. इफ यू गो बैक टू दिस प्रॉब्लम, व्हाट डिड वी हैव. We had only one hint that the firing angle you have to find for rated motor torque at 750 rpm. Now torque is proportional to current. 150 ampere is the rated current of the DC motor. So that is why आपको ये पता चल गया कि rated torque का मतलब हो गया कि 150 एम्पियर निकालना है. अब आपको ये पता लग गया कि स्पीड चेंज हो रहा है, तो आपने स्पीड का हिंट ले लिया. ठीक है, बिकॉज आपने ईबी निकाला एंड इस तरीके से EB2 निकाला कि 750 आरपीएम पे बैक ईएमएफ कितना होगा. बैक ईएमएफ पता चला तो आपने उल्टा चलते हुए V निकाला कि अगर आपको 750 आरपीएम पे मोटर रन करनी है तो व्हाट शुड बी द वोल्टेज, डीसी वोल्टेज VA, कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज VA. वंस यू नो दैट यू आर एबल टू फाइंड द फायरिंग एंगल. ठीक है. So this is how we completed this problem. There is one more problem and then we end here today. तो देखा ना कि प्रॉब्लम से थोड़ा प्रॉब्लम को ध्यान से करो तो बहुत चीजें समझ में आती है. एंड सिमिलर में प्रॉब्लम में अगर कुछ और वेरिएशन कर दिया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. दिस इज ऑल्सो अ फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर. Okay, this is also a fully controlled converter and it is connected to a load comprising of a 2 ohm resistance and 0.3 ohm inductance. हाँ, इसमें आपको डीसी मोटर की जगह रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस दे दिया है. ठीक है, मतलब मोटर भी हो सकती है ये, बट यहाँ पर इन्होंने रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस की बात की है. सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज. एस्टिमेट द एवरेज लोड वोल्टेज, एवरेज लोड करंट, इनपुट पावर फैक्टर. एवरेज लोड वोल्टेज एंड एवरेज लोड करंट मतलब डीसी साइड. इनपुट पावर फैक्टर फॉर ट्रिगरिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री. assume continuous and ripple free. एक्चुअली कोई गलत प्रॉब्लम आ गई, मैं दूसरी लेना चाह रही थी. एनीवे दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ ड्राइव प्रॉब्लम बट एनीवे वी विल डू इट. कुछ हड़बड़ी में कुछ हो गया है. एनीवे दिस इज, ये भी हम समझ लेंगे तो एटलीस्ट आरएमएस एवरेज पता लग जाएगा. so you have to find alpha is given here. अल्फा कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, तो अल्फा इज गिवन हियर बट इसमें टॉर्क वगैरह का कोई, दिस इज एक्चुअली एक कन्वर्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है. इसमें टॉर्क वगैरह मोटर की बात नहीं कर रहा. तो VRMS बट फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर है, रिपल फ्री और कंटिन्यूअस कंडक्शन. सप्लाई वोल्टेज यू नो दैट सप्लाई वोल्टेज इज 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज. सो ये आरएमएस वैल्यू होती है तो आपने इसको पीक में कन्वर्ट किया. ठीक है. एवरेज लोड वोल्टेज का फॉर्मूला आपको मालूम है, अल्फा इज गिवन एज 30, तो यू आर एबल टू फाइंड द एवरेज लोड वोल्टेज. जब मोटर को 30 डिग्री पे ट्रिगर किया जाएगा और 230 वोल्ट सप्लाई, एसी सप्लाई पे उसको मोटर कन्वर्टर को चलाया जाएगा, सपोज इट इज अ मोटर, देन द आउटपुट वोल्टेज विल बी अराउंड 179 वोल्ट. ओके, तो टू द लोड. एवरेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डीसी साइड है, डीसी साइड में एवरेज ही आएगा. एवरेज लोड करंट भी इंडक्टेंस तो डिपेंड नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस से आपने एवरेज लोड करंट भी निकाल लिया. एज द लोड करंट इज रिपल फ्री, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द लोड करंट इज आल्सो दिस. नाउ डीसी साइड पे भी, डीसी साइड में वी नो दैट द एवरेज वैल्यू एंड द आरएमएस वैल्यू आर द सेम बिकॉज आरएमएस इज हीट.
RMS वैल्यू क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी करंट चाहिए उतनी करंट को अपन RMS वैल्यू बोलते हैं। रिपल वगैरह एज्यूम करेंगे तो रिपल के लिए अलग से निकालना पड़ेगा सब कुछ, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर एवरेज करंट इतनी है और उसमें कुछ रिपल अलग से है, तो in that case ripple will create problems in the machine operation. Here it is neglected. Active power of load कितना हो जाएगा, DC साइड पे तो बहुत आसान है, V into I. तो एवरेज DC साइड में आप एवरेज लेंगे, AC साइड में RMS लेंगे। रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड, यू सी आपने पिछले में भी देखा था दैट कन्वर्टर वाज बिहेविंग एज ए रिएक्टिव लोड। जो आपका AC मेंस है, NPE आपको कुछ सप्लाई दे रहा है और कन्वर्टर इज एक्टिंग एज ए 0.56 पावर फैक्टर। पावर फैक्टर वाज 0.56 व्हाइल इट शुड बी 1। तो ऑल दीज, इससे आप ये बात समझ लीजिए कि जो भी कन्वर्टर कंट्रोल ड्राइव्स है, दे वेरी सीवियरली अफेक्ट द परफॉर्मेंस और द पावर क्वालिटी। सभी पावर कन्वर्टर्स जो हैं वो पोल्यूट करते हैं सोर्स को इस तरीके से कि सोर्स में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, सोर्स का पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर इंडस्ट्रीज हैव टू डू अप्लाई कंपनसेशन। आपको कैपेसिटर वगैरह लगाकर ऐसे 0.56 पे आप वर्क नहीं कर सकते हैं। 0.56 पावर फैक्टर का मतलब ये हुआ कि आपने खर्चा किया 100 वॉट के लिए, बिजली का बिल भरा 100 वॉट का, लेकिन आपका आउटपुट है सिर्फ 50 वॉट। तो पावर फैक्टर लो होना इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली ऑन योर लाइन्स। लाइन पूरी लोडेड है लेकिन पावर फैक्टर कम होने के कारण आउटपुट कम मिल रहा है, इसको डीरेटिंग भी हम कहते हैं कि मोटर इज डीरेटेड। तो पावर फैक्टर इज वेरी लो एंड दीज आर द इश्यूज। लो पावर फैक्टर, हार्मोनिक्स एंड रिपल, ये तीन हैं चीजें जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ या कंट्रोल के साथ आपको हमेशा केयर करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज द रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड? रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड विल बी 2 Vmax pi cos अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, I sin अल्फा, है ना। I cos अल्फा की जगह I sin अल्फा। This you are finding out because ultimately this reactive power is to be supplied from somewhere. You will say that it is DC, but load is DC, but source is AC. So source के पास, सोर्स के ऊपर आपने जो डब्बा लगा रखा है कन्वर्टर का, वो उसमें से जो करंट ले रहा है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ले रहा है। तो सोर्स का जो पावर फैक्टर है वो डाउन हो रहा है। सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट के बीच में फायरिंग एंगल के कारण एक लैगिंग क्रिएट हो रही है एंड देयरफॉर दिस विल बी द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड। रिएक्टिव पावर ऑफ लोड अगर आप निकालेंगे तो इसमें 9000 वार आ रहा है। तो इस तरीके से इनपुट साइड का मतलब AC DC में तो पावर फैक्टर नहीं होता है, तो इनपुट पावर फैक्टर आपका टेंजेंट इनवर्स Q बाय P करेंगे तो 0.866 आ रहा है। क्योंकि cos 30 है, cos 30 पे 0.866 आ रहा है। अगर यहीं पर आई कैन गिव यू अ प्रॉब्लम हियर कि इफ यू इंक्रीज द पावर फैक्टर फ्रॉम 20 डिग्री टू 80 डिग्री तो फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू द पावर फैक्टर। इस तरीके से आप अगर एक बार मैटलैब में आप ये इक्वेशंस लिख लेंगे तो यू कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिसिस वेरी इजीली, ओके। उसके बाद वी वर सपोज टू स्टडी ड्यूअल कन्वर्टर्स। तो आई विल, ये लास्ट स्लाइड है मेरी आज की, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। इन द मीन टाइम यू विल हैव एज यूजुअल एवरी संडे यू विल हैव अ क्विज। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यू कैन टेक्स्ट टू मी। मूडल से ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्विज कब है, क्या है। अगर आप कोई टाइम वाइम चेंज करना चाहें तो बिकॉज यू आर लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज अ PG क्लास, तो वी कैन डू दैट वेरी इजीली। यू कैन टेक्स्ट मी, मुझे बस व्हाट्सएप करते रहा करिए। ओनली थिंग इज कि समटाइम्स मैं मीटिंग में या कहीं होती हूँ तो आई डोंट इमीडिएटली सी इट, बट एनीवे वो वहां रहता है, so you can communicate. Otherwise normally on Sunday we will have between 2 to 3 units at this quiz and the assignment मैंने आपको verbally तो बता दिया, writing में भी मैं आपको दे दूंगी। previous वाले assignment के लिए आपको और 8 दिन हम दे देते हैं, पहले भी बहुत टाइम दिया ही था। तो आई वॉन्ट यू टू, हाँ आप मतलब मैटलैब पे उससे आपका ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल छोटा बच्चों वाला ही काम।
but you will get a hands on working on MATLAB. इक्वेशन फीड करने हैं, लूप चलाने हैं, तो नहीं आएगा तो बता ही देंगे आपको हम लोग, है ना. तो अबाउट ड्यूअल कन्वर्टर, दिस इज एज यू कैन सी दिस इज अ 2 क्वाड्रेंट कन्वर्टर. अभी तक आपने देखा सेमी कन्वर्टर सिंगल क्वाड्रेंट होता है क्योंकि उसमें वोल्टेज नेगेटिव हो ही नहीं पाता है ना, वोल्टेज नेगेटिव नहीं होता है. फिर आपने देखा ड्यूअल कन्वर्टर, वो सॉरी फुल कन्वर्टर, वो उसमें ये दोनों सिर्फ होते हैं, दीज टू. ओके, दीज टू पार्ट्स आर देयर. बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर इज, क्या हो गया, एक्चुअली दिस आई वांट दैट पॉइंटर एंड वो एकदम से दिखता नहीं है. Yes, so this is the laser pointer. Yes, so what you can see here is that the full converter, single quadrant converter is only this, because voltage positive, current positive. Semi converter is a single quadrant converter. Diode की वजह से उसमें voltage negative नहीं हो पाता. In a full converter, you can operate in this particular area. The current will remain only one direction. Whether T1, T3 conduct or T2, T4, current will be only in one direction. Current negative नहीं होगा. But voltage can become negative when alpha is greater than 90. The average voltage starts becoming negative. ठीक है? This is the general principle that it becomes negative. वो वाला प्रॉब्लम चेक कर लेना, उसमें कैसे 99 आ रहा है. संजय आप चेक कर लेना, हाँ, उसको करके देखना कि क्या प्रॉब्लम है. वो अल्फा 99 कैसे आ रहा है, कुछ गलत लिखा होगा कहीं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर किताब है उसमें पहले भी एक आध जगह गलती मैंने पकड़ी थी. तो यू जस्ट चेक द कैलकुलेशंस, और उसमें कुछ नहीं है कि सही किया है कि नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं. नाउ इफ यू वांट अ ड्यूअल कन्वर्टर, तो इसका मतलब यहाँ वोल्टेज तो रिवर्स हो रहा है, बट ये वाला पोर्शन आपको नहीं मिल रहा था. You should be able to reverse the current also in a drive. So if you are able to do this, then it becomes a 4 quadrant drive. So what you do, this is one full converter. It will give the current in this direction. चाहे T1, T3 conduct करे, चाहे T2, T4, current will be in this direction, means ऊपर से नीचे की तरफ armature. Now you connect a दूसरा back to back दूसरा converter, same full converter. Semi converter conduct करने से नहीं चलेगा, because semi converter में voltage negative होगा ही नहीं कभी. So you have to conduct a full converter. ये कंडक्टर की पॉजिटिव करंट कौन सी होगी? इस डायरेक्शन में, उल्टा. तो दिस वे यू गेट अ नेगेटिव करंट. इसके उल्टे लगे हैं ना डिवाइसेस, और फील्ड में वही फुल कन्वर्टर लगा हुआ. तो बेसिकली फुल कन्वर्टर का क्या काम है? जब आप कांस्टेंट टॉप मोड में ऑपरेट करेंगे, मतलब बिलो बेस स्पीड, उस समय ये फायरिंग एंगल सब जीरो होंगे. सिर्फ रेटेड वोल्टेज, जब जीरो एंगल होगा तो मतलब रेटेड वोल्टेज फील्ड को मिलेगा, तो रेटेड करंट फ्लो होगी और रेटेड फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और फील्ड कंट्रोल एक्टिव नहीं होगा. सिर्फ आप ये वोल्टेजेस चेंज करेंगे, मोटर का VA चेंज करेंगे. चेंज क्या करेंगे? मतलब रेटेड से रिड्यूस ही कर सकते हैं. 220 वोल्ट से ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं. The voltage cannot become more than 220. It will only reduce, and when it reduces, the speed will reduce. So armature control. If you want to control the speed above the base speed, then you will start firing these devices also. You will have the firing angle as 20 degree, 40 degree, whatever. So as you go on increasing the firing angle of the field converter, okay, as you increase the firing angle of field, then what will happen? The voltage to the field winding reduces, the current reduces, and the flux reduces. तो जैसे जैसे आप इसका फायरिंग एंगल बढ़ाएंगे, करंट कम होगी, फ्लक्स कम होगा, और स्पीड बढ़ेगी. एंड मोटर किसमें ऑपरेट करेगी? कांस्टेंट पावर मोड में. जब भी फ्लक्स कम हो रहा है, कांस्टेंट पावर मोड. एंड उस समय क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है, टॉर्क डिपेंड्स ऑन फ्लक्स आल्सो. स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए, you are sacrificing flux. You are reducing the flux below base flux, rated flux, because you want to get speed. Speed
torque, these things are related, and power, be it torque and power, they have a particular complex relationship. If you want to increase the speed, you have to sacrifice the flux, and when flux is sacrificed, reduced, देन स्पीड तो मिल जाएगी लेकिन टॉर्क कम हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो टॉर्क रेटेड से कम हो जाएगा। वही चीज आपको सबसे पहले वो जो डायग्राम सिखाया था ऐसा ऐसा वाला एक, तो उसमें वही चीज आप लोगों को बताई थी, वो वाला डायग्राम, स्पीड ऐसी, फिर उसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है ना। तो एनीवे, तो दिस वाज अबाउट कांस्टेंट torque and constant power modes, which are through this control or this control in a DC motor. DC motor में बहुत easy to understand है, आगे जाके confusion होगा, इसलिए अभी समझ लो अच्छे से। AC में इतना easy नहीं है। Now dual converter. What is a dual converter doing? When you want operation in these two, this part, इसमें इस part में operation, then what will happen? Alpha से लेके 0 से लेके 90 डिग्री तक ये फायरिंग एंगल चेंज होगा, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। नाउ व्हाट विल हैपन टू दीज कन्वर्टर्स? जो कन्वर्टर 1 है उसके फायरिंग एंगल को हम अल्फा 1 बोलते हैं और इसके फायरिंग एंगल को अल्फा 2 बोलते हैं। तो दीक्षा संजय बताओ, ये अल्फा 1 और अल्फा 2 में क्या रिलेशन होता है ड्यूअल कन्वर्टर में, वो तो पता होगा आपको। What is the relation between alpha 180 degrees. 180 Alpha 1 plus alpha 2 are 180। एक्चुअली एग्जैक्टली इसको बैलेंस करने के लिए लोड बीच में लगा हुआ है ना, आपको एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री रखना पड़ता है। अगर ये 30 डिग्री है तो मोटरिंग मोड है, अल्फा 1 इज 30 डिग्री, तो अल्फा 2 जो है वो 180 माइनस 30 होगा, 150। जब ऐसा होगा तभी आपकी ये ड्राइव प्रॉपरली वर्क करेगी, करंट इस तरह से फ्लो होता रहेगा। ये जो है ये वोल्टेज को सपोर्ट करते रहेंगे, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी कॉल्ड एज फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। जो ये है यहाँ पे ये वाला स्क्वायर, दिस इज फॉरवर्ड मोटरिंग मोड वेयर अल्फा 1 लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज ऑलवेज 90 180। तो अल्फा 1 अगर ये सब का जो अल्फा 1 मतलब पहले ये ट्रिगर होंगे फिर अगले साइकिल में ये ट्रिगर होंगे, तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये रहा मोटरिंग मोड, क्योंकि मोटर ड्राइव विल वर्क एज ए मोटर। इफ दिस बिकम्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब समझ लीजिए ये 100 हो गया, दिस बिकम्स 100, ठीक है, तो उस केस में जो है ये वाले कितने हो जाएंगे फिर 80, 110 हो गया तो ये 80 हो जाएगा, नहीं 70 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स ये मोटरिंग मोड, ये 90 से कम हो गया तो ये मोटरिंग मोड में आ गए। अगर ये 90 से कम है तो ये मोटरिंग मोड कैसे चलेगा, इसका उल्टी डायरेक्शन में करंट, मतलब मोटर क्या करेगी, उल्टा घूमेगी। सो दिस विल बी कॉल्ड रिवर्स मोटरिंग, ठीक है, रिवर्स मोटरिंग। दिस इज फॉरवर्ड मोटरिंग, दिस इज रिवर्स मोटरिंग। और अगर इसी दिशा में मोटर घूम रही थी, ये 30 डिग्री था फायरिंग एंगल, अचानक आपने इसका फायरिंग एंगल बढ़ाकर 90 से ज्यादा कर दिया, एकदम 30 पे था, आपने इसकी स्पीड कम करने के लिए यू इंक्रीज द फायरिंग एंगल, अभी मोटर घूम ऐसे ही रही थी, यू इंक्रीज द फायरिंग एंगल, तो ये करंट इसी डायरेक्शन में घूम है, मोटर भी इसी डायरेक्शन में घूम रही है, आपने एकदम से इसकी फायरिंग एंगल बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, वो फॉरवर्ड रीजनरेशन। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स का सीधा मतलब है कि अगर मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है, सपोजिंग इस करंट से क्लॉकवाइज घूमती है ऐसा माना, और इस करंट से एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है तो वो फॉरवर्ड मोटरिंग हो गया। अगर वो क्लॉकवाइज घूमते घूमते ही उसकी स्पीड कम हो रही है और पावर, मोटर इज वर्किंग एज ए जनरेटर, मोटर इज रिवर्स्ड
एंड फीडिंग पावर बैक टू सोर्स, तो वो हो गया फॉरवर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स का मतलब होता है सिर्फ घूमने का उसका तरीका। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉरवर्ड बोल रहे हैं, टॉर्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में स्पीड अगर आपकी ऊपर की साइड है पॉजिटिव है तो वो फॉरवर्ड होगा। अगर ये स्पीड है तो ये दोनों फॉरवर्ड हो गए। अगर ये स्पीड है ये टॉर्क है तो ये दोनों फॉरवर्ड मोटरिंग फॉरवर्ड ब्रेकिंग ऐसे हो गया। और ये साइड रिवर्स मोटरिंग रिवर्स ब्रेकिंग हो गया। ठीक है, तो दोनों चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। रिवर्स मोटरिंग कब होगा? जब ये वाले अल्फा की वैल्यू 90 से कम होगी, और ये तो फिर नेचुरली घटा दीजिए 180 में से। ठीक है, तो इस तरह से यू गेट 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ये वोल्टेज और करंट के फॉर्म में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस जगह पे अल्फा 1 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा 1 इज इक्वल टू, क्योंकि इन्वर्शन हो रहा है ना, तो सॉरी इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर आप बात, ये फॉरवर्ड इसमें ये रहेगा, ये दोनों करंट। तो अगर आपने मोटर को ब्रेकिंग में डाल दिया तो यहाँ अल्फा 1 30, यहाँ अल्फा 1 110। इस वाले में जब अगर यहाँ जाएंगे तो अल्फा 2 30 और अल्फा 2 100। समझे? कुछ आ रहा है थोड़ा समझ में आप लोग के? पेन तो यहाँ पर समझ लीजिए अल्फा 1 is equal to 30 and this is forward motoring mode, forward motoring। ठीक है, this is your forward braking। स्पीड टॉर्क में अलग अलग हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्रेकिंग में अल्फा 1 ग्रेटर देन 90, कितना भी हो सकता है। अब यहाँ पे रिवर्स की बात कर रहे हैं। दिस इज रिवर्स मोटरिंग, ये वाला रिवर्स मोटरिंग। तो नेचुरली अल्फा 2 इज इक्वल टू 30 ठीक है, अल्फा 2 30 और इस जगह पर अल्फा 2 ग्रेटर देन 90 पाई बाय 2। तो ये हो गया रिवर्स मोटरिंग और ये वाला हो गया रिवर्स ब्रेकिंग। और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में आपको मालूम है स्पीड अगर फॉरवर्ड डायरेक्ट, यहाँ पे अगर करंट पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड, करंट नेगेटिव है तो रिवर्स। क्योंकि करंट रिवर्स मतलब लोड टॉर्क सब कुछ मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी मोर अबाउट dual converter, but before, because the dual converter is a 4-quadrant drive, meaning it is able to control the motor in all 4 modes. 4 mode means the motor can rotate in this mode and take load clockwise, and motor can brake also, ऐसे घूमते घूमते speed कम कर दी, braking is forward braking. Then there is reverse motoring and reverse braking. अब रिवर्स ब्रेकिंग करते करते आपने वो कंट्रोल शुरू में पढ़ा था, रिवर्स ब्रेकिंग करते करते आप उसकी स्पीड 0 भी कर सकते हैं। रिवर्स ब्रेकिंग करते करते या फॉरवर्ड ब्रेकिंग भी, फॉरवर्ड ब्रेकिंग ये वाली नीचे वाली, तो मोटर की स्पीड 1000 थी, आपने उसको रिजनरेटिव ब्रेकिंग से 700 तक लाया। ठीक है, तो मोटर का स्पीड यही है, वोल्टेज आपने सिर्फ रिवर्स किया, एंड दिस विल बी फॉरवर्ड ब्रेकिंग। तो रिमेंबर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे एक्सिस भी एक वोल्टेज करंट एक्सिस है और एक यू हैव द स्पीड टॉर्क एक्सिस। ओके, so try to understand very clearly कि क्या हो रहा है। रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव वोल्टेज जो है वही पॉजिटिव वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि उल्टा घूम रहा है ना वो। दिस इज ब्रेकिंग, तो वोल्टेज इज नेगेटिव एंड करंट इज ऑल्सो नेगेटिव। वो कब होगा? करंट नेगेटिव इससे होगी सिर्फ। ये वाला कन्वर्टर ऑलवेज पॉजिटिव करंट देगा, पॉजिटिव करंट, और ये वाला कन्वर्टर ऑलवेज नेगेटिव करंट देगा, नेगेटिव करंट।
ठीक है, क्योंकि ये करंट को अपन नेगेटिव बोलेंगे। In this way, if the motor is rotating clockwise, if its speed is normal speed or increasing or it is running a load, अगर ये किसी लोड को clockwise घुमा रही है, वो फॉरवर्ड मोटरिंग है। अगर उसकी स्पीड को उसी डायरेक्शन में ब्रेक किया तो वो फॉरवर्ड ब्रेकिंग है। अगर उसको उल्टी डायरेक्शन में ब्रेक किया तो रिवर्स ब्रेकिंग है। तो फॉरवर्ड में भी मोटरिंग ब्रेकिंग होता है, रिवर्स में भी मोटरिंग ब्रेकिंग, दोनों होते हैं। So please be clear about this. This dual converter is a very difficult concept to understand, but you have to always think about दो converters हैं, and you have studied the motoring and braking mode of both the converters. इसका पहले वाले का motoring and braking mode and दूसरे वाले का motoring and braking mode मिलके 4 मोड हो जाते हैं, and that is why this is a 4 quadrant converter. You want to ask something? Because we'll close here today, and in the next class we'll go to the details of dual converter. ठीक है, in the meantime हाँ बताओ मैम। वो जो असाइनमेंट दिया था उसमें मैम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक मैंने बनाई है, तो उसमें मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना। नहीं, आपको अभी मैंने उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया, आप तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बेसिकली आई वांट यू ऑल टू यूज मैटलैब। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कम टू द कॉलेज। जो आपको मैटलैब अपने सिस्टम में डालना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको डिजर्टेशन कंप्लीट करना है, और नहीं तो आप यहाँ पे आकर एक सिस्टम जो है वो कोई ले लीजिए लैब का, आपको अलॉट हो जाएगा। यू विल हैव टू टॉक टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यू कैन मेक, आपका पार्टीशन बनाकर अपने कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो मास्क वगैरह लगा के यू कैन सिट, एसी वगैरह भी चलता है वहां पे। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आपको अपनी डिजर्टेशन तो आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी ना, तो थोड़ा थोड़ा सा टाइम आप देके अगर डिजर्टेशन कंप्लीट कर लेंगे तो टाइम पे आपकी डिग्री हो जाएगी, अननेसेसरीली डिले नहीं होगा। तो इसलिए यू मस्ट नाउ, मतलब अब मैंने इसलिए वो असाइनमेंट का डेट बढ़ा दिया है। मैटलैब पे मैं आपको और असाइनमेंट भी दूंगी। इन द मीन टाइम वो जो वेव फॉर्म्स बनाने हैं पूरे 7-8, वो आप लोग अच्छे से समझ के कि क्या बीटा है क्या अल्फा है, वी हैव हैड लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन इट। तो वो वेव फॉर्म्स जो हैं, कितने ऑपरेटिंग मोड थे, 4 मोड ब्रेक, 4 ऑपरेटिंग मोड मोटरिंग के थे, 3 ब्रेकिंग के थे, तो वो आपको बनाने हैं अभी, और वो आपको नेक्स्ट मंडे को सबमिट करना है। जो मैटलैब वाला असाइनमेंट है उसका डेट हमने आगे कर दिया है। इज इट क्लियर? जी ठीक है यस ना, उसको मैं समझ लो अभी और 8-10 दिन बढ़ा दूंगी, मैं मूडल पे भी बढ़ा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। हाँ, और कुछ और कोई मैम बात आपको पूछना है आप पूछ लो, नहीं तो कभी व्हाट्सएप पे भी पूछोगे तो आई विल आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, यस मैम, मैं आज आऊँ या फिर कल से आऊँ आप कॉलेज? आके सिग्नेचर कर लो, आप आके सिग्नेचर करके चले जाओ, अन्य क्योंकि आज के दिन एक इम्पोर्टेंट है ना। नोटिस निकल ओके चुका मैम। है ना, वो तो कॉलेज 8 दिन बंद था तो आप लोगों का चल गया था। क्योंकि जब भी अपन लोग कभी भी कोई स्टाइपेंड या कोई कुछ हम देते हैं, तो जैसे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं पीएचडी वाले भी, whenever some payment is made to you, the government has got certain norms है ना, तो you have to be present here at least। वो लॉकडाउन वगैरह एक एक्सेप्शनल पीरियड था, नाउ द कॉलेज इज ओपन, so you have to come to the college, and Sanjay can also come to the college and get one PC, कोई एक PC पे आप काम कर सकते हैं, लैब खुली रही है रोज, all the contract this NPIU faculty are sitting in the lab only because of the AC, so you can come and get the benefit. Ultimately you are students, you will be paying the fees, so you should take some advantage from the college ना। यहाँ आओगे तो कुछ एक काम तो पूरा हो ही जाएगा। दूसरा ये कि फ्यूचर की ज्यादा चिंता करके भी आप परेशान मत होइए कोई भी, because the reason is simple, right now the situation is very very uncertain, so what you can do is अभी जो कर सकते हो ना उसके ऊपर पूरा ध्यान दो। अदरवाइज फ्यूचर की चिंता करके आप अपना आज भी बिगाड़ोगे कल भी बिगाड़ोगे। तो आप ऐसा सोच के रखो कि जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी तो मुझे क्या करना है, उस चीज के लिए दिन रात अच्छे से मेहनत करो। इस समय आपके पास टाइम है, कहीं बाहर घूम घाम सकते नहीं है बिकॉज ऑफ द डिजीज जो फैला हुआ है, तो यू हैव टू टेक लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस, यू हैव टू सिट एट होम। तो डोंट थिंक कि अरे मेरे पास लैपटॉप नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। ट्राई टू फाइंड आउट द वेज टू कंप्लीट योर ड्रीम्स, यू नो। एंड ऐसा टाइम भी बाद में नहीं मिलता है कि जब आप बिल्कुल फ्री हैं, पूरे टाइम फालतू हैं, कोई ऐसा कुछ आपको कहीं जाना नहीं है। हम ही लोगों को देखिए 8-8 10-10 घंटे वी हैव टू स्पेंड इन द कॉलेज। कई 7 बजे 8 बजे कई बार मैं घर पहुंचती हूँ यहाँ से। तो
यहाँ पे आप आओगे तो यू विल गेट फैसिलिटीज ऑल्सो, यू कैन टॉक टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यू कैन गेट अ कंप्यूटर, इतने सारे सिस्टम है यहाँ पे. You will have to create your partition, that's all. Create your partition, put your वो, है ना. You can take the help of, जो हमारे यहाँ पहले देवेंद्र जी थे, अभी वो एग्जाम में है, but he will also help you अगर वहाँ कोई लैब स्टाफ नहीं है मान लीजिए. But you should take it, you should come to the college now. कभी कभी क्लासेस तो हालांकि ऐसे ही लगेंगी क्योंकि डिजिटल टीचिंग का ही बोला गया है. आप लोग भले आप यहाँ आ भी जाते हो ना, तो आप भले 2 बच्चे ऊपर क्लास तो नहीं लगेगी, क्लास डिजिटल ही होगी अभी, ठीक है ना, क्योंकि वही फॉर्मेट चल रहा है. तो आप अगर आ भी गए तो फिर आप अपनी क्लास के अलावा, जब आपकी क्लास नहीं है उस समय आप आ जाइए. अच्छा, आपके बाकी पीरियड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे ढंग से, पूरे हो रहे हैं, क्लासेस हो रही है, यस मैम, यस मैम. ठीक है ना. तो मैटलैब आप लोग ले लीजिए, बिकॉज आपका जो डिजर्टेशन है वो उसी पे होगा. डिजर्टेशन जो है उसके बिना नहीं हो पाएगा ना. मैटलैब या सिमुलिंक कुछ तो आपको लगेगा ही ना, यू विल नीड समथिंग, ठीक है. यस. So if you want to do in Simulink, you should contact Praveen Bansal ji. He has lots of experience and information. वो उन्होंने आपको पढ़ाया होगा ना, बंसल जी ने भी. नो मैम. अच्छा, Praveen Bansal has never taught you your class? नो Okay. मैम. प्रीवियस क्लास को उन्होंने पढ़ाया हुआ है. बट ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, एंड मतलब वो आपकी हेल्प करा देंगे. ये टाइम ऐसा है ना कि अगर आपको यू नीड हेल्प, यू नीड लॉट्स ऑफ हेल्प. अदरवाइज बिकॉज बहुत सारी जगह पे आप लोग अभी रिस्ट्रिक्टेड हैं. तो एंड सबसे बड़ी बात है, अपना मॉरल हाई रखिए. इस समय तो पूरी दुनिया का ही बहुत लो चल रहा है. सो डू नॉट थिंक कि अरे हमारा क्या होगा, हम तो ऐसे बैठे हैं फालतू, या हम बेरोजगार हैं, कमा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे. ऐसा मत सोचो आप. अभी मैक्सिमम आप अपना टाइम डिवोट करो. जो चीज नीचे गिरती है, जॉब मार्केट या कुछ भी, वो बाद में ऊपर भी होता है ना. तो और जो भी आपके करियर गोल्स हैं उस पर टोटली फोकस करो. और यहाँ पे भी आपको एमई तो करनी है. अब सिर्फ 2 कोर्सेज हैं और डिजर्टेशन है, तो उसके लिए आप अपना कोई टाइम टेबल बनाओ. पूरे टाइम वही करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ घंटे आपको यहाँ डिवोट करने पड़ेंगे. अगर आप सोचेंगे हम कुछ भी नहीं करेंगे तो पता लगा कि आपका पीजी ठीक से टाइम पे नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा होगा, है ना. तो कम से कम पीजी खत्म हो जाएगा तो एक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है विद गुड मार्क्स एंड गुड वर्क, दैट हेल्प्स अ लॉट इन जॉब मार्केट आल्सो, है ना. यस. वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के. वो तो काउंसलिंग सेशंस अलग से आपके क्लास कोऑर्डिनेटर वगैरह से मैं कहूंगी कि आपसे बात करें वो दूसरी प्रॉब्लम्स को लेके भी, ठीक है. बट अभी क्योंकि आप 2 ही लोग हैं, तो व्हाट इफ संजय, यू आल्सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू जस्ट टेल मी, यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज. पढ़ाई करने के लिए कोई मनाही नहीं है किसी को, बच्चे को. मतलब कोई चीज जो यहाँ पॉसिबल होगा, यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज. अब अपना लैपटॉप नहीं चल रहा या कुछ भी, कोई सपोर्ट चाहिए, तो कॉलेज में पूरे टेक्निकल सब लोग रहते हैं, दे विल हेल्प यू. हम लोग वी विल रिक्वेस्ट, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हरिमोहन सर, और यू कैन टॉक टू देवेंद्र जी. आपको पता है पहले हुआ करते थे लैब में आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में. अभी वो एग्जामिनेशन में चले गए हैं, बट ही विल ऑल्सो हेल्प यू. मैं बोल दूंगी उनसे. तो आप किसी से भी हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं कॉलेज में, ठीक है. सो वेलकम टू द इंस्टीट्यूट ऑल्सो, यू कैन कम हियर. आप मेरे से भी पर्सनली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट क्लास अपन लोग अभी ऐसे ही लेने का बोला गया है, क्योंकि कोई जगह फ्री भी नहीं है. बड़ी पूरी 120 वाली क्लास में हम बैठ नहीं सकते. और जो कंप्यूटर लैब है वहां पे सब फैकल्टी और सब लोग बैठ के अभी काम करते हैं, दूर दूर बैठ के, सोशल डिस्टेंसिंग. कई लोग अपनी क्लासेस भी लेते हैं, बट फॉर्चुनेटली वी हैव 2 लैब्स. एंड अगर आप लोगों के लिए जरूरत हुई तो एक आध सिस्टम किसी और लैब में रखवा भी देंगे, इफ यू वांट टू सिट इन द लैब एंड वर्क. तो ऑल फैसिलिटी, बहुत सारी लैब्स है अपने यहाँ, सब लैब खाली है, कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा. तो पीजी के स्टूडेंट्स के लिए आपको, यू विल गेट फैसिलिटीज, डोंट वरी. यू कम टू द कॉलेज, टॉक टू मी, टॉक टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. आपको क्या चाहिए, क्या सूट कर रहा है. पूरा दिन भी बैठने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे भी यहाँ पे बैठे, अपना काम किया एंड चले गए. यू कैन डू दैट. वीक में 2 बार आए, ऐसा भी आप कर सकते हो. लेकिन दीक्षा आपको तो आना पड़ेगा. तो क्योंकि आपके वो सिग्नेचर का इशू है, अभी तो कम से कम आना ही पड़ेगा, बिकॉज मार्च से आप लोग बिल्कुल नहीं आए हैं. बाद में ऐसा है कि एक आध दिन की कोई बात होगी तो आप लोग को लीव वगैरह मिल जाएगी, ठीक है. यस. अभी आपको आके सिग्नेचर करने पड़ेंगे ना, वो ऑडिट वगैरह सब प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है. यस. तो आई जस्ट क्लोज हियर, आई स्टॉप द session, I stop the recording also, and I end the session. Okay, thank you, and feel free always to ask anything, any kind of technical or other help. Okay, okay, bye, bye bye, have a good day.